हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार पॉलिटी की क्लास 10, जिसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये क्लास बिल्कुल शॉर्ट रहने वाली है, मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास होगी। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अगर आवाज़ में, साउंड में, बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लीजिएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आज साउंड के लिए, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, यानी बिना राइट्स के कोई ड्यूटीज़ नहीं मिल सकती, बिना ड्यूटीज़ के कोई राइट्स नहीं हो सकते। यानी अगर आप किसी को कोई अधिकार देते हो तो उसके बदले में कुछ उससे मांगते हो, ठीक उसी तरह अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ चीज़ मिलना चाहिए। तो राइट्स और ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एग्जिस्ट करना चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए देख लेते वो कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। पार्ट 4A में है। क्यों? पार्ट 4 में हमने पढ़ा अभी तक DPSP, कंप्लीट कर लिया हमने DPSP। अभी पार्ट 4A हम लोग देखने वाले, जिसमें मात्र एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। अब ये जो आर्टिकल 51A है, इसमें 11 ABCDEFGHIJK तक, टोटल A से K तक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आर्टिकल एक ही है लेकिन उसका सब क्लॉज बना के 11 चीज़ें ऐड की गई हैं, वो सारे हम लोग देख लेंगे। पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो मैं इसे ऐसे याद कर लेता हूँ, आईफा अवार्ड्स, IIFA, आइडल्स, इंस्टीट्यूशंस, फ्लैग, एंथम, आईफा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? आईफा है, यानी हमें 4 चीज़ों को रेस्पेक्ट करना है, ये हमें वो बताती है, कौन? फंडामेंटल ड्यूटीज़। सेकेंड वाली है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो सेकेंड वाला में आपको याद रखना है, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की जो स्टोरी है उसे हमें अपमान नहीं करना है। थर्ड में है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जिसे मैं कहता हूँ सुई, SUI, सुई यानी निडल। तो ऑप्शन C में है सुई, ठीक है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद D में है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। इसका ट्रिक क्या है? ये D में है तो D से डिफेंस। उसके बाद टू प्रमोट हार्मनी and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities, यानी भाईचारा मेंटेन करना है, ब्रदरहुड, ब्रो कोड मेंटेन करना है, एंड टू renounce practices derogatory to the dignity of women, महिलाओं का सम्मान करना है। तो ब्रो एंड वुमेन क्या है? ई से है ब्रो एंड वुमेन। तो हमारा 5 कंप्लीट हो गया और 6 बचता है, देख लेते हैं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज, यानी जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं या जो भी इंस्क्रिप्शन है या एपिग्राफी है, उन सबको क्या हमें प्रोटेक्ट करना है और उन्हें कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आती है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। पशु एंड पक्षी दोनों के लिए क्या, आपके लिए दिल में सम्मान रहना चाहिए उनके प्रति और दिल में ढेर सारा प्यार रहना चाहिए। जितना हक आपका इस धरती पे है उतना हक उनका भी है, तो हमें उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके रखना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी H में, H से ह्यूमैनिज्म, तो आप ह्यूमैनिज्म से इसे याद कर सकते हैं।
आई से है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। चाहे वो कोई सरकारी बस हो या सरकारी ट्रेन हो, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी या सरकारी पब्लिक पार्क का कोई बेंच ही क्यों ना हो, वो सब हमारा है, हमारे पैसों से बना है, तो उसे हमें प्रिजर्व करके रखना है। अच्छा, यहाँ पर दो वर्ड रहते हैं, एक है एब्जॉर और एक रहता है एडज्योर। ठीक है, तो आपको दोनों वोकैबुलरी याद करना है। ठीक है, आपको बताना है एब्जॉर का मीनिंग क्या होता है, और बस यहाँ से डी लगा देना, तो एडज्योर का मीनिंग क्या होता है। टू से, हाँ ये गया। उसके बाद टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर अचीवमेंट। ऐसे काम करना है जिससे ना केवल इंडिविजुअल कैरियर डेवलपमेंट हो, बट उसका लॉन्ग टर्म में कंट्री की डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान हो। आखिरी वाला, हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को उनके गार्डियन द्वारा या पेरेंट द्वारा उनको एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं मेन बात पे। ए से जे तक हमने जो भी पढ़ा उसे ऐड किया गया है क्या। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन द फंडामेंटल राइट्स। पहले संविधान में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स होते थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होते थे। बट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 51A नामक एक आर्टिकल में ए से जे तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए से जे तक ऐड कर दिया गया 1976 में। बट ये जो आखिरी वाला आप देख रहे हैं के, इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में ऐड किया गया। इसी अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया। इसी आर्टिकल के तहत बाद में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये भी हमने पास करवाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संशोधन है एजुकेशन के फील्ड पे। ठीक है, तो ए से जे तक हमने एक फेज़ में ऐड किया और के नामक आर्टिकल को हमने लास्ट में ऐड किया। ठीक है, उसके बाद इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट चीज़ ध्यान दीजिए, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट में आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 का पावर रहता है कि वो लोग रीट जारी कर सकते हैं। रीट जारी करके आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। वन कैन नॉट मूव द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर देयर प्रोटेक्शन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक DPSP बड़े लोगों की एडवाइस की तरह है। मान लिया तो बहुत अच्छा, नहीं माना तो कोई बात नहीं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ओनली फॉर सिटीजन्स एंड नॉट फॉर फॉरेनर्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट लीगल ड्यूटीज़। लीगल ड्यूटीज़ वो होती है जो करना आपको बाध्य है, नहीं करोगे तो केस हो जाएगा। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो लीगल ड्यूटीज़ नहीं है। कब आई, कैसे आई, जैसा कि मैंने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसे संविधान में ऐड किया गया। बट ये किसके कहने पे ऐड किया गया, एक ऐड किया गया कहने पे स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा। स्वरण सिंह कमेटी 1976 में बनता है। इट रिकमेंडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़। बोला कि भाई 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में ऐड करना चाहिए। बट तब की गवर्नमेंट ने मात्र उसमें से 5 ही माने। अच्छा, अगर 5 माने 8 में से, तो कितने को रिजेक्ट कर दिया, 3 को रिजेक्ट कर दिया 8 में से। वो 3 कौन कौन से हैं ये भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। नंबर 1 है ड्यूटी टू पे टैक्सेस, यानी टैक्स पे करना अनिवार्य होना चाहिए। पेनल्टीज़ फॉर डिसओबीडियंस, अगर आप कोई सा भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानते हो तो आप पे फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट लगनी चाहिए। थर्ड, ऐसी कोई भी कानून जो फाइन, पेनल्टी या आपको पनिश करती है, उसे आप कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते।
यानी मोटा मोटी सोरेन सिंह चाहते थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जो 3 सबसे मेन बात थी कि टैक्सेस पे करना चाहिए, नहीं करोगे तो जेल जाओगे, और ये जेल वाला कानून को कोई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता है। तो मेन जो 3 चीज़ था वो गवर्नमेंट कभी ऐड ही नहीं किया। क्यों? वो गवर्नमेंट एक चोरों से भरती थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, वो खुद ही चोर थे, वो खुद ही ये 3 नहीं मानते थे, तो वो ऐड करते तो उन्हीं का नुकसान हो जाता। तो सोरेन सिंह कमेटी भले ही कितना भी अच्छा हो, उसकी मात्र वो फालतू 5 मानते हैं ये लोग, लेकिन मेन 8 जो थी वो कभी लागू ही नहीं हुई, मेन 3। इसी के साथ अपना फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये 10 से 12 मिनट की वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। जल्दी मिलते हैं एक अगले क्लास में। बाय।